नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो जो आपकी लॉकडाउन में पढ़ाई है वो हो सकता है कि काफ़ी डिस्टर्ब भी हो रही हो या पढ़ाई नहीं चल पा रही हो, लेकिन अब हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 9 के लिए भी हमारा जो ऑनलाइन रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस का प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो रहा है आज से मैं आपको पहला वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ और अब हमारी कंटिन्यू क्लासेस चलेगी आपके 9th की। तो 9th क्लास में यदि हम सरल से कठिन की ओर चलने का प्रयास करें तो सबसे पहले यदि हम कोई एक्सरसाइज देखेंगे तो वो है आपकी त्रिभुज की एक्सरसाइज, क्योंकि आपने पहले जितना भी पढ़ा है उनमें सबसे सरल यदि कोई मैं टॉपिक उठा के देखूं आपकी बुक का तो वो है त्रिभुज का, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 12। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। आप ऐसे मत डरना या भयभीत होना कि सर ने पहले ही क्लास में 12वीं एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया है। हम वो एक्सरसाइज पहले स्टार्ट करते हैं जो आपके लिए सरल है, ठीक है। तो सबसे जो सरल एक्सरसाइज है वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम इसी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और कई एक्सरसाइज इसके साथ में चलती रहेगी। इसका कईयों का कॉन्सेप्ट भी साथ में चलेगा, ठीक है। यानी 7वीं और 6वीं एक्सरसाइज में भी बीच में त्रिभुज आता है तो उनका भी कॉन्सेप्ट हम साथ में ले लेंगे, फिर उसमें भी और फिर से रिपीट हो जाएगा। तो हमारी जो एक्सरसाइज है 12वीं हम आज उसको स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज का नाम है त्रिभुज का क्षेत्रफल। वैसे भी आपने छोटी क्लासों में त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा है तो काफ़ी सरल और इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका, ये हम स्टार्ट कर देंगे। तो अब आपकी जो लॉकडाउन के बाद की पहली क्लास है वो स्टार्ट हो रही है। अपना एक रजिस्टर डालेंगे। रजिस्टर है वो ऐसा नहीं हो कि छोटी कॉपी डाल लें आप, बड़ा रजिस्टर आता है लगभग 60-70 रुपए का, वो रजिस्टर डालना है ताकि आपको बार बार कॉपियाँ चेंज नहीं करने पड़े, एक ही कॉपी में सारा काम हो जाए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, अपना पहला ही टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं त्रिभुज क्या होता है, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने त्रिभुज की परिभाषा सीखी होगी कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, लेकिन ये एक रॉन्ग या फिर झूठी या अधूरी परिभाषा है। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? जैसे मान लो ये मैंने 3 भुजाएं खींच दी, 3 है इसमें भुजाएं, क्या ये त्रिभुज बन गया? क्या 3 है ना भुजाएं इसमें, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, त्रिभुज बना नहीं। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है ये, लेकिन त्रिभुज नहीं बना। ऐसे ही एक और ये लो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, ऐसे ही इधर और बना दी मैंने। तो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज नहीं कहलाती है। यानी यदि हम ऐसी परिभाषा देंगे तो वो अधूरी जानकारी कहलाएगी और गलत हो जाएगी। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। सही परिभाषा क्या होगी? 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। ये आपकी एकदम राइट परिभाषा है, इसको गलत नहीं कह सकते। ये हमारी एकदम सही परिभाषा है। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होनी चाहिए, ठीक है। ये लीजिए, ये 3 भुजाएं होगी और ये बंद आकृति हो गई, ये एक त्रिभुज है, ठीक है। ऐसे ही हम एक और त्रिभुज बना सकते हैं, ये भी त्रिभुज की आकृति हो जाएगी। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब यदि हमें किसी त्रिभुज को व्यक्त करना है तो किस निशान से व्यक्त किया जाता है? त्रिभुज को व्यक्त करने का निशान, ठीक है। ये एकदम बेसिक जानकारी है जो आपको होनी चाहिए। ये त्रिभुज को व्यक्त करने का निशान होता है, यानी हम बार बार में त्रिभुज नहीं लिखेंगे। मैं ये निशान बना दूंगा तो इसे हम त्रिभुज बोल देंगे, ठीक है। जैसे कि अभी हमने पीछे 2 त्रिभुज बनाए थे, एक बनाया था ABC, तो मैं इसको त्रिभुज ABC, त्रिभुज नाम नहीं लिखूंगा, मैं इसको ऐसे व्यक्त कर दूंगा, त्रिभुज ABC। ऐसे ही मैं इसको क्या लिख दूंगा? त्रिभुज PQR। हमने 2 त्रिभुज बनाए थे, यानी त्रिभुज के नामकरण हमेशा ही निशान तो ये लगता है और 3 बिंदुओं के आधार पे उसका नामकरण होता है, ठीक है। ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए
कि त्रिभुज का जो नामकरण होता है वो 3 बिंदुओं पर होता है। ठीक है, त्रिभुज का निशान है ये निशान और इसका नामकरण 3 बिंदुओं पे होता है। जैसे अब आपको कोई कह दे कि त्रिभुज PQ, ये कोई त्रिभुज नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, केवल 2 ही बिंदु हैं। त्रिभुज बनने के लिए मेन आवश्यकता क्या है, त्रिभुज के अंदर क्या होनी चाहिए, 3 बिंदु होने ही चाहिए। तो एक त्रिभुज को पूरा करने के लिए कितने बिंदुओं की आवश्यकता है, 3 बिंदुओं की। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि किसी एक त्रिभुज के कितने अवयव होते हैं। एक त्रिभुज के अवयव कितने हो गए, हमने देखा एक त्रिभुज की 3 भुजाएं, ये इसके अवयव हैं। जैसे AB, BC, AC। यदि हम त्रिभुज ABC की बात करें तो उसके अंदर क्या होती है, 3 भुजाएं होती है। तो एक त्रिभुज के कितने अवयव होते हैं, सबसे पहले हमने सीखा कि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है। इसके अलावा एक त्रिभुज में 3 बिंदु या शीर्ष होते हैं। एक त्रिभुज में 3 बिंदु या 3 क्या होते हैं स्टूडेंट्स, शीर्ष होते हैं। जैसे त्रिभुज ABC में कौन कौन से शीर्ष हैं, त्रिभुज ABC में A शीर्ष है, शीर्ष B है और शीर्ष C है। तो हमने देखा कि इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में कितने हैं, हमारे पास में 3 शीर्ष हैं। इसके अलावा और त्रिभुज के क्या अवयव होते हैं, 3 कोण होते हैं। लेकिन ये हम पढ़ेंगे 6ठी और 7वीं एक्सरसाइज में। ठीक है, एक त्रिभुज के कितने होते हैं, तीसरा भी होता है। एक त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं लिख देता हूं, लेकिन इसकी जानकारी हम 6ठी एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। जैसे त्रिभुज ABC में 3 कोण है, एक कौन सा है, कोण ABC, एक कौन सा है, कोण BAC, और एक कौन सा है, CACB। ठीक है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि त्रिभुज का जो कोण है वो हमेशा ही 3 बिंदुओं पे बना हो तो बीच वाला बिंदु पे कोण कहलाता है। या फिर ऐसे भी इसे कह सकते हैं कोण A, कोण B और कोण C। ठीक है, ये त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। तो हमने क्या सीखा, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। एक त्रिभुज में कितने अवयव होते हैं, एक त्रिभुज में 3 अवयव होते हैं। 3 उसकी भुजाएं, 3 उसके शीर्ष और 3 उसके कोण होते हैं। एक त्रिभुज को व्यक्त कैसे किया जाता है, इस त्रिभुज के निशान से व्यक्त किया जाता है किसी भी त्रिभुज को। ठीक है, ये हमने त्रिभुज की बेसिक जानकारी ली है। अब देखिए, त्रिभुज के प्रकारों की चर्चा करेंगे हम, और हम केवल भुजाओं की नाप के आधार पे त्रिभुजों के प्रकार पढ़ेंगे, क्योंकि आपके जो इस एक्सरसाइज में, जो कि हम 12वीं एक्सरसाइज करने वाले हैं, उसमें केवल त्रिभुज की भुजाओं की नाप के आधार पर प्रकार हैं। आपको यदि और अन्य प्रकार पढ़ने हो तो हम 6ठी और 7वीं एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, जहां कोणों के नाप के आधार पर प्रकार होते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है त्रिभुजों के प्रकार। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है त्रिभुजों के प्रकार। ठीक है, अब त्रिभुजों के प्रकार हैं वो हम अपनी इस क्लास में, यानी कि 9th क्लास में 2 प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे भुजाओं की नाप के आधार पर, और एक हम पढ़ेंगे कोणों की नाप के आधार पर। हम त्रिभुज के कितने प्रकार पढ़ने वाले हैं, 2 प्रकार पढ़ने वाले हैं, भुजाओं की नाप के आधार पर और कोणों की नाप के आधार पर। लेकिन हम इस 12वीं एक्सरसाइज में केवल और केवल क्या पढ़ेंगे, भुजाओं की नाप के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार पढ़ेंगे। और ये आपने छोटी क्लासों में सीखा भी है। ठीक है, कौन सी छोटी क्लासों में, जैसे आपने 7वीं 8वीं में ये सीख के आए हो आप लोग कि त्रिभुज की भुजाओं के नाप के आधार पे त्रिभुजों के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, अब त्रिभुजों की नाप कैसे, उसकी लंबाई की नाप के आधार पर। तो हम पढ़ रहे हैं त्रिभुजों की
भुजाओं की नाप के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। ठीक है, त्रिभुजों की भुजाओं की नाप के आधार पर हम क्या पढ़ने वाले हैं? त्रिभुजों के प्रकार पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं आपको नाम लिखा देता हूं, फिर हम एक एक को डिटेल से जानेंगे। पहला जो त्रिभुज की भुजाओं के नाप के आधार पर त्रिभुज का प्रकार होता है वह होता है समबाहु त्रिभुज, सॉरी विषमबाहु त्रिभुज। सेकंड जो होता है वह होता है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, और जो थर्ड प्रकार होता है उसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। भुजाओं की नाप के आधार पे त्रिभुजों को तीन प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, या त्रिभुजों के तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। अब हम इनको डिटेल से ये जानेंगे कि विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है और समबाहु त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, एक त्रिभुज की हम भुजाओं की नाप के आधार पर बात करेंगे। मान लीजिए हमारे पास में ये एक त्रिभुज है, तो इसकी भुजाएं कैसी कैसी होंगी, किस प्रकार की होंगी, उन भुजाओं की नाप के आधार पर इस त्रिभुजों को तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला प्रकार हो गया विषमबाहु त्रिभुज, दूसरा प्रकार हो गया समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा प्रकार हो गया समबाहु त्रिभुज। अब ये विषमबाहु क्या होता है, समद्विबाहु क्या होता है और समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ये हम सीखेंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इन तीनों को अलग अलग कैसे परिभाषित करते हैं हम। तो सबसे पहले हम परिभाषित करने वाले हैं विषमबाहु त्रिभुज को। ठीक है, हमारा पहला जो प्रकार है उसको हम बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। ये हमारा पहला प्रकार है विषमबाहु त्रिभुज। जैसा कि नाम से हमें दिख रहा है, विषमबाहु त्रिभुज का जो मीन होता है वह होता है विषम। विषम को क्या बोलते हैं हम? शुद्ध हिंदी नाम है ये विषम, और विषम का मतलब होता है अलग। ठीक है, अलग, विषम यानी अलग, या ओड भी बोल सकते हैं हम इसमें इंग्लिश में। तो विषम या ओड यानी अलग। तो अलग में मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें जो भुजाएं हों वो क्या हों, अलग अलग नाप की हों, वह क्या कहलाएगा? एक विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ऐसा त्रिभुज जिसमें जो भुजाएं हों वह अलग अलग नाप की हो वह क्या कहलाएगा? एक विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। जैसे मान लो ये त्रिभुज है, इसकी मैंने आपको बताई कि ये तीन भुजाएं हैं और ये तीनों ही अलग अलग नाप की हैं। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज को, क्योंकि इसकी भुजाएं क्या है, अलग अलग नाप की हैं, इसलिए हम इस त्रिभुज को क्या बोल सकते हैं? एक विषमबाहु त्रिभुज बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी तीनों भुजाओं की जो नाप है वो कैसी है? अलग अलग है। तो लिखें परिभाषा, वह त्रिभुज जिसमें, चित्र भी आपको बनाना है, वह त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाओं की नाप अलग अलग हों, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो इस त्रिभुज का नाम क्या होगा? इस त्रिभुज का नाम होगा विषमबाहु त्रिभुज। क्योंकि इस त्रिभुज में हमने क्या जाना? इस त्रिभुज में हमने ये जाना कि त्रिभुज की जो भुजाएं हैं इन तीनों का नाम क्या है? अलग अलग है, और अलग अलग है इसलिए हम इसको कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो सबसे पहले हमने त्रिभुजों के जो प्रकार हैं उनमें क्या पढ़ा? ये पहला प्रकार पढ़ा जिसमें
क्या बताया हुआ है, विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की जो नाप है वो अलग अलग हो। कोई जरूरी नहीं है 3-4 नाप है, आप इसको ऐसा भी जान सकते हैं। मान लीजिए त्रिभुज PQR है, इसकी नाप 6 है, इसकी 7 है और इसकी 8 है, तो भी ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, ये कहलाएगा विषम बाहु त्रिभुज। यानी विषम बाहु त्रिभुज में हमने एक बात सीख ली, क्या सीख ली, कि वह त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाओं की नाप अलग अलग होनी चाहिए। विषम का मतलब भी अलग अलग होता है, तो नाम से हमें पहचान होगी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कौन सी हो, तीनों भुजाओं की नाप है वो क्या हो, अलग अलग हो, और जिसकी अलग अलग नाप होगी वह क्या कहलाएगा, विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। चलिए तो अब हम पढ़ते हैं दूसरी परिभाषा, यानी समद्विबाहु त्रिभुज। इनके नाम से ही इनकी परिभाषा या फिर ये क्या कहना चाह रहा है वो एकदम स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कि इसके नाम में क्लियर है, समद्विबाहु। सम का मतलब होता है समान, द्वि का मतलब होता है दो, और बाहु का मतलब होता है भुजा। तो समद्विबाहु, समान दो भुजाएं। इसके नाम से पता चल गया कि समद्विबाहु का मतलब क्या हो गया, ऐसा त्रिभुज जिसकी दोनों भुजाएं क्या हो, समान नाप की हो, वह क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। यानी कि वह त्रिभुज जिसमें कोई भी दो भुजाएं, कोई भी दो भुजाओं की नाप, कोई भी दो भुजाओं की नाप क्या हो, बराबर हो, क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो ये हमारे पास में क्या आ गई स्टूडेंट्स, समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा आ गई कि ऐसा त्रिभुज या वह त्रिभुज जिसमें क्या हो, कोई भी दो भुजाएं समान नाप की हो या बराबर नाप की हो, वह क्या कहलाएगा, वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास में, मैं इसकी पहचान के लिए आपको एक चित्र बना के दे रहा हूं, वही जो पीछे बनाया था, ये ABC है। अब इसमें 3 भुजाएं हैं, इन तीनों में से कोई सी भी दो बराबर होना, वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। मान लो मैंने कहा ये 3 सेंटीमीटर की है और ये भी 3 सेंटीमीटर की है और ये 4 सेंटीमीटर की है, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब आप कह दो कि सर को जरूरी है कि यही दो हो, इसके लिए मैं आपको एक और डिफरेंट चित्र बना के देता हूं। मैं कह रहा हूं कि ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 नहीं 5 हो, तो भी दो होगी ना, दो भुजाएं बराबर है। कोई जरूरी नहीं है ये दो हो, अन्य भी हो सकती है। मान लो मैंने ये एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज XYZ, ठीक है, और इसमें क्या हुआ, इसमें ये हो गया, ये 3 सेंटीमीटर होगी, ये भी 3 सेंटीमीटर होगी और इधर वाली ये 3 के अलावा कुछ भी हो सकती है। तो हमने देखा कि अलग अलग भुजाएं होनी चाहिए, कोई सी भी हो सकती है, कोई दो बराबर होनी चाहिए। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई सी भी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो, वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो अब तक हमने दो त्रिभुजों के प्रकार पढ़ लिए। पहला प्रकार हमने पढ़ा विषम बाहु त्रिभुज का, और विषम बाहु त्रिभुज के नाम से हमने क्या जान लिया कि ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं क्या हो स्टूडेंट्स, अलग अलग नाप की हो, वह क्या कहलाएगा, विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। दूसरा हमने पढ़ा समद्विबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसमें कोई भी दो भुजाओं की नाप क्या हो, बराबर हो, वह क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। साथ साथ में आप चित्र भी नोट करते चलिएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसका तीसरा प्रकार, यानी कि समबाहु त्रिभुज। अब हम पढ़ेंगे तीसरा प्रकार, यानी कि समबाहु त्रिभुज। ये जो मैं जैसे जैसे आपको लिखा रहा हूं ऐसे ऐसे आप नोट करते चलिएगा, यही आपके नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं समबाहु त्रिभुज। जैसा कि नाम से क्लियर है, सम का मतलब समान और बाहु का मतलब भुजाएं। तो इसमें दो भुजाओं वाला प्रतिबंध नहीं रहा। हमने पहले पढ़ा तीनों भुजाएं अलग अलग, फिर हमने पढ़ा दो भुजाएं बराबर। तो तीसरी कंडीशन क्या रहेगी, तीनों ही भुजाएं बराबर, वह क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। ठीक है, वह त्रिभुज जिसमें जिसकी या जिसमें, वह त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाओं की नाप
वह त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाओं की नाप बराबर हो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। वह त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाओं की नाप कैसी हो? बराबर हो, वह क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये देखिएगा, मैंने एक चित्र बनाया है त्रिभुज ABC। इसमें क्या है, हमारे पास में तीनों ही भुजाओं की नाप क्या है? एक ही जैसी है। आप देखिएगा, मैंने बनाई है ना, तीनों ही भुजाओं की नाप 4-4 सेंटीमीटर की बनाई है। तो ये क्या कहलाएगा? एक समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। इसके अंदर क्या है? तीनों भुजाओं की नाप है वो कैसी है? एक समान है, एक जैसी है। कोई जरूरी नहीं है कि 6-6 हो, आप कोई सी भी नाप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने ये त्रिभुज लिया, एक दूसरा PQR त्रिभुज ले लिया, ठीक है, और इस PQR त्रिभुज में 3-3 सेंटीमीटर की नाप है। तीनों ही नाप कैसी है? 3-3 सेंटीमीटर की है। तो भी ये क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो हमने क्या जाना? हमने आज के इस वीडियो में जाना है त्रिभुज की परिभाषा। क्या पढ़ी हमने त्रिभुज की परिभाषा? वह आकृति जिसकी तीनों भुजाएं बंद हो या बंद आकृति से घिरी तीन आकृति को हम क्या कहते हैं? ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजाएं बंद हो वह कहलाती है त्रिभुज। ठीक है, या तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। सबसे पहले हमने त्रिभुज की परिभाषा जानी, फिर हमने जानी त्रिभुज के अवयव। त्रिभुज के 3 अवयव कहलाते हैं, उसके 3 भुजाएं, 3 शीर्ष और 3 कोण। उसके बाद में हमने जाना त्रिभुज को कैसे व्यक्त किया जाता है। त्रिभुज को हम इस निशान से व्यक्त करते हैं। उसके बाद में हमने जाना कि भुजाओं त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं। त्रिभुज के 2 प्रकार हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे भुजाओं की नाप के आधार पर और एक हम पढ़ेंगे कोणों की नाप के आधार पर। लेकिन अपने इस एक्सरसाइज में भुजाओं की नाप के आधार पर त्रिभुज पढ़ेंगे हम। तो भुजाओं की नाप के आधार पर हमने पढ़ा त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार हमने पढ़ा विषम बाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों ही भुजाएं अलग अलग नाप की हों वह क्या कहलाता है? विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। फिर हमने जाना समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी 2 भुजाएं, जरूरी नहीं है 2 भुजाएं, कोई भी 2 भुजाएं बराबर हो वह कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। और फिर हमने जाना समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की नाप क्या हो? बराबर हो वह क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब हम जानेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी एक त्रिभुज कितना स्थान घेरता है धरातल पर, उसको हम कहेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि यदि आपको एक त्रिभुज के क्या ज्ञात हो? आधार व ऊंचाई, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग होता है। हम त्रिभुज के क्षेत्रफल पहले की क्लासों में सीख के आए हैं। फिर यहाँ क्या सीखेंगे? आपके मन में यही प्रश्न उठेगा कि हम तो सर त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ के आए हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कहलाता है? आप पढ़ के आए हो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ये होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आपने कहाँ पढ़ा है? आपने ये पढ़ा है जहां आपने फील्ड बुक ज्ञात की थी। फील्ड बुक का क्षेत्रफल आपने 8वीं क्लास में ज्ञात किया होगा। उसको आपने सीखा था कि त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला ये होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, अब आप यही प्रश्न पूछोगे कि सर जब हम ये फॉर्मूला पहले से पढ़ चुके हैं तो इस एक्सरसाइज में यानी 9वीं क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं। अब आप देखिए मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है कि ये वाला जो फॉर्मूला 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई गणितीय जो सूत्र होता है उसमें जो नाम लिखे होते हैं वही हमें नाप जरूरी होती है ज्ञात करने के लिए। तो ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 तो हमें पता है गणितीय मान है 1/2 आधा। लेकिन ये आधार और ऊंचाई क्या होती है? त्रिभुज का आधार होता है उसकी नाप, आधार भुजा की नाप, और ऊंचाई त्रिभुज की ऊंचाई। जब हमें त्रिभुज की आधार भुजा की नाप और ऊंचाई ज्ञात हो तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई वाला फॉर्मूला। लेकिन यदि हमें त्रिभुज की आधार और ऊंचाई दोनों ही नहीं ज्ञात हो तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? ऐसी कंडीशन में हमारे पास ज्ञात करने को
आधार और ऊंचाई नहीं है तो क्या होगी, हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं की नाप ज्ञात होगी। तो त्रिभुज की जब तीनों भुजाओं की नाप ज्ञात हो तो ऐसी कंडीशन में हम क्या ज्ञात करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल इस फॉर्मूले से नहीं ज्ञात करते हैं, हम ज्ञात करते हैं हीरोन के सूत्र से। ठीक है, तो हम लिखेंगे यदि त्रिभुज की तीनों भुजाओं की नाप ज्ञात हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से ज्ञात किया जाता है। अब ये हीरोन कौन था, यह गणितज्ञ था मिस्र का जिसने ये सूत्र दिया था, इसलिए उसके सम्मान में इसको हीरोन का सूत्र बोलते हैं। हीरोन के सूत्र से ज्ञात किया जाता है। लेकिन आज की इस क्लास में आपको मैं हीरोन का सूत्र नहीं बताने वाला हूं, मैंने केवल एक बेसिक जानकारी दी है कि यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, हम हीरोन के त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र से ज्ञात करेंगे। अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन क्या क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आपके लिए सस्पेंस छोड़ के जा रहा हूं मैं कि त्रिभुज की तीन भुजाओं की जो नाप यदि हमें ज्ञात हो तो हम त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह हम कैसे ज्ञात करते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और तो हम जो हीरोन वाला फॉर्मूला है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। मैं आपको अब कुछ थोड़ी सी पहचान बता रहा हूं, यानी कि कुछ त्रिभुजों की नाप लिख रहा हूं, आपको ये बताना है कि त्रिभुज कौन सा नाम है। ठीक है, तो त्रिभुज को पहचानना है आपको। ठीक है, आपको त्रिभुज को पहचानना है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ये सारी सेंटीमीटर में नाप है, मैं आगे सभी के सेंटीमीटर लिख नहीं रहा हूं, ये सारी सेंटीमीटर में नाप है। ये जो सारी नाप है वो सेंटीमीटर की है। ठीक है, ये चौथी आकृति होगी अपनी। 5 आकृतियां मैं आपको देके जा रहा हूं, इन 5 आकृतियों की नाप बतानी है आपको, इनका नाम बताना है कि कौन सी आकृति का क्या नाम है। ठीक है, आपको मुझे इन 5 आकृतियों के नाम बताने हैं कि इस आकृति का ये नाम है, इस आकृति का ये नाम है। ठीक है, ये 5 मैंने त्रिभुज बताए हैं। त्रिभुजों के प्रकार मैंने आपको भुजाओं की नाप के आधार पर समझा ही रखे हैं, या तो विषमबाहु होगा या समद्विबाहु होगा या समबाहु होगा। अब क्या होगा ये मुझे आपको बताना है कि इस त्रिभुज का नाम ये है। ठीक है, तो ये तो था हमारे त्रिभुजों की नाप के आधार पर प्रकार पढ़ लिया हमने। एक छोटी सी चीज और जो हमारे रह रही है हम उसको और जान लेते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं त्रिभुज का परिमाप। ये हमारे फिर से घूमता फिरता कहीं ना कहीं आएगा, तो इसको हम जान लेंगे कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि आप इस परिमाप शब्द को पढ़ोगे तो इसी से इसका अंदाजा हो जाएगा कि परिमाप क्या होता है। परि का मतलब होता है चारों ओर का, और माप होता है नाप। ठीक है, तो परिमाप का शाब्दिक अर्थ हो गया चारों ओर की नाप। अब त्रिभुज में तो 3 ही ओर होते हैं, लेकिन चारों ओर को पढ़ेंगे तो हम परिभाषा दे देंगे तीनों ओर की नाप। और त्रिभुज की तीनों ओर की नाप क्या कहलाएगी, तीनों भुजाओं की नाप। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग त्रिभुज का परिमाप कहलाता है।
ठीक है। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं की जो लंबाइयां होती है, इन तीनों भुजाओं की लंबाइयों का यदि हम योग कर देंगे या उनको जोड़ देंगे तो हम क्या कहलाएंगे? हम ये कह सकते हैं कि वह बन जाएगा त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि हमारे पास में ये एक त्रिभुज है, तो इसका त्रिभुज का परिमाप क्या कहलाएगा? 5, 6 और 7, इन तीनों लंबाइयों को यदि हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 5 और 6 11, 11 है और 7 क्या बन जाएगा? 18 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का परिमाप कहलाएगा 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये एक और बेसिक परिभाषा थी जो आपको जाननी थी, मैंने आपको बताई है कि त्रिभुज का परिमाप क्या कहलाता है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयों का जो योग होता है उसी को हम त्रिभुज का परिमाप कहते हैं। ये बार बार में हमारे पास में काम आएगी। जब हम 12.1 एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस में परिमाप नाम आ जाएगा। तो परिमाप जब नाम आएगा तो मैंने आपको इसको परिभाषित कर दिया है कि त्रिभुज का परिमाप क्या कहलाता है? जो तीनों भुजाएं हैं उन तीनों का योग परिमाप कहलाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 12.1 एक्सरसाइज को हल करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स।